जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। और जो ये सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी का ऐच्छिक होगा, यानी कि हिंदी इलेक्टिव। इसके पहले हमने हिंदी कोर का वीडियो डाल दिया था। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया हिंदी इलेक्टिव का भी लेकर आइए। तो लीजिए, हम आप लोगों के लिए हिंदी इलेक्टिव का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। और आप लोगों को पता ही है कि मॉडल पेपर कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके एग्जाम में। सारे सवाल मॉडल पेपर से ही होते हैं। प्रेजेंट मॉडल पेपर जो करंट का है 2024-25 वाला, उसके बाद फिर प्रीवियस वाला भी हम लोग कराएंगे, सब करा देंगे। ठीक है, 5 सेट अगर मॉडल पेपर आप लोग कर लेते हो ना, तो सभी सवाल आप लोगों के मॉडल पेपर से आएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना पाएँ। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ दिया जाता है यहाँ पे सामान्य निर्देश, तो उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। अगर आपसे कोई गलती होता है तो उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ये सब इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप लोग एग्जाम में पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो आता है वो पैसेज से आता है। पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मॉडल पेपर का पैसेज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी सेम टू सेम छप जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ कार्य के कारण ही तरह के एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसे बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। ठीक है, आइए, पुरुषार्थ का मतलब मेहनत। ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? भाग्य, पुरुषार्थ, सफलता या संकल्प शक्ति। तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है इसमें पुरुषार्थ इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसका टाइटल पुरुषार्थ रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए सभी को। दूसरे सवाल पे आइए। दूसरे सवाल में कह रहा है कि किस वाक्य से ये अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। कौन से वाक्य से ये अर्थ निकलेगा? तो जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही मिलेगा। तो इस वाले वाक्य से इसका जो है अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है? तो पुरुषार्थ करने का संदेश दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है संकल्प शक्ति में कौन सा समास है? तो संकल्प के शक्ति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल पे आइए। यहाँ पे कह रहा है कि जाति जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपती सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ठीक है, इस पंक्ति में कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है? तो इस पंक्ति में कवि ने जो चर्चा किया है जाति के भेद के बारे में बताया है ना। जाति जाति हो रहा है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद कह रहा है आपसे कौन केवल जाति जाति रटते हैं। तो कौन केवल जाति जाति रटता है? तो जो रटता है वो पाखंडी लोग जो होते हैं वो जाति जाति रटते हैं। सबसे उपयुक्त शीर्षक चुनना है इसका। ठीक है, इसका आप क्या टाइटल दे सकते हो? सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको यहाँ पे चुननी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति जाति के बारे में बोल रहा है तो हम लोग जाति चुन सकते हैं। मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कह रहा है छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा का कौन सा है? तो छापा खाना से संबंधित सही जोड़ा जो हो जाएगा वो 1556 गोवा। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम आपको बताना है। तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था उदंड मातृदंड। ठीक है, तो ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। 11वां सवाल को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं, 4 या फिर 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन यानी समापन भवदीय का प्रयोग होता है? औपचारिक अनौपचारिक दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? औपचारिक में। ठीक है, यानी कि जब आप समापन करते हो तो वहाँ अभिवेदन में भवदीय लिखते हो आप। ठीक है, ये जो मतलब लास्ट में आपको भवदीय लिखते हो, ये किस में लिखते हो? औपचारिक में ही लिखा जाता है, अनौपचारिक में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। कैसी होती है? संपादकीय लेखन में होती है। ठीक है, कहाँ में होती है? संपादकीय लेखन में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग आलेख। क्या बोलते हैं? आलेख बोलते हैं, याद रखिएगा। संचार अनुभवों की जिम्मेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल, विल्बर श्रैम का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो प्रिंट माध्यम के आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो गुटेनबर्ग को जाता है। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका इंटरनेट। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है, या फिर क्या अर्थ है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, यानी कि जो संदेश आपको मिला उसका अर्थ निकालना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एक कविता का टुकड़ा दिया गया है, हरी हारे जीते श्री दामा बरबस की कत करत रिसैया। इसको पढ़ लीजिए। आपसे पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। ये जो पंक्ति आपको दिया गया है इसके कवि का नाम आपसे पूछा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सूरदास है, देव है, पद्माकर है या फिर कबीर है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है सूरदास, ठीक है, याद रखिएगा, सूरदास हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है आपको बतानी है, तो वात्सल्य है, क्या है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? अब यहाँ पर जो संवाद हो रहा है वो किनके बीच हो रहा है? तो कृष्ण और सुदामा के बीच हो रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है, उर्दू में है, अवधी में है। तो ये पंक्ति जो है वो है आपका ब्रज भाषा में। किस में है? ब्रज भाषा में, ठीक है। अगले सवाल पे अगर हम आए तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है कि कबीरदास किस काल के कवि हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है। तो ये भक्ति काल के कवि हैं, याद रखिएगा, फेमस सवाल है, एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि देव की रचना हंसी की चोट का छंद है। ये क्या है? कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है, सवैया है, घनाक्षरी है, क्या है? तो ये जो है सवैया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या का सामना कराती है? तो ये जो कराती है, कौन सी समस्या का सामना कराती है? गरीबी से संघर्ष परिवार की समस्या, ठीक है, यानी जो गरीबी से जो परिवार जूझ रहा है उसकी समस्या का सामना कराती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? अब ये जो कविता है ये प्रेरणा में क्या देगी? मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने की। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि बादल को घिरते देख कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? अब ये जो कविता है बादल को घिरते देख, इसमें किस महान कवि का जिक्र हुआ ये आपको बतानी है। तो कालिदास का जिक्र हुआ है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पैसेज का टुकड़ा दिया गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 28 से 31 तक के सवालों का जवाब देना है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई ये भी आपको बतानी है। अब ये जो पैसेज का टुकड़ा है वो कौन से पाठ से निकाला गया वो आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईदगाह। ये जो लिया गया है ये ईदगाह पाठ से लिया गया है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? अब यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है वो बताइए। तो ये ईद के नमाज का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका सिजदे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सिजदा शब्द का जो अर्थ होता है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की जो क्रिया होती है उसको जो है, मतलब माथा जो धरती पे टेका जाता है उसको जो है सिजदा कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? अब ये जो पंक्ति दिया गया है इसके लेखक का नाम आपको बतानी है। तो इसका जो लेखक है वो है आपका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दोपहर के भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया। टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया? तो किस पर प्रहार किया था? ये प्रहार किया था आस्थाओं के बाजारीकरण पर, आस्थाओं के बाजारीकरण पर, ठीक है। गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा? तो किन लोगों को कहा था? तो ये कहा था संवेदनहीन लोगों को, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका खाना बदोश किस विद्या की रचना है? खाना बदोश जो है वो कौन सी विद्या है आपको बतानी है। तो खाना बदोश यहाँ पर कहानी है, कहानी का पाठ है, याद रखना है आप सभी को। खाना बदोश क्या है?
कहानी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 पे ध्यान दीजिए। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में ये किनकी अवधारणा है? तो ये जो अवधारणा है वो किनकी हो जाएगी, आपको बतानी है। सावित्रीबाई फुले, प्रेमचंद होगा, या और ऑप्शन देख लेते हैं। अमरकांत है, ज्योतिबा फुले है। तो ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी किस विद्या की रचना है? तो ये जो विद्या है आपका आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी में हुसैन के जीवन के किस अवस्था का वर्णन मिलता है या फिर वर्णन है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बचपन और युवा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है वो जीवनी हो जाएगा आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वां को सवाल, शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? अब आने वाले जो शिक्षक थे उनका नाम था अक्षय पंडित, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो जैक द्वारा जारी किया गया है। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस में लेते रहिएगा। डेली एक बार जरूर देखा कीजिए इस वीडियोस को। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया अलग से मॉडल पेपर का, तो आप लोग वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।